हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी प्रवक्ता। तो बच्चों आज हम करेंगे आलोक धनवा जी द्वारा रचित कविता पतंग, जो कि हमारी 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है। तो पहले हम थोड़ा सा आलोक धनवा जी के बारे में जान लेते हैं। आलोक धनवा जी का जन्म 2 जुलाई 1948 को मुंगेर जिले के बेलबिहमा गांव में हुआ, बिहार के अंदर। और की बहुत ही अच्छे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। वैसे तो ये विज्ञान के छात्र होते थे, लेकिन साहित्य के प्रति इनका बहुत लगाव होने के कारण इन्होंने साहित्य के अंदर अपनी दिलचस्पी दिखाई। 1972 में इन्होंने पहली कविता वाम, इनकी पहली जो कविता थी वो वाम छपी थी। 1972 से इन्होंने साहित्य सृजन का कार्य शुरू किया था। और अन्य कुछ रचनाएं हैं, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, बुरनों की बेटियां, दुनिया रोज बनती है आदि, और भी इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं। इनको कुछ सम्मान भी मिले हुए हैं, जैसे राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि से इन्हें मनोनीत किया गया है। और इनका एक काव्य संग्रह है जो कि 1998 में दुनिया रोज बनती है, एकमात्र संग्रह है इनका। इनके जो साहित्यिक जो विशेषताएं हैं वो साहित्य समकालीन समाज की संवेदना से ओतप्रोत हैं। ये 7वें-8वें दशक के जन आंदोलन से अत्यंत प्रभावित हुए, इसलिए इनके काव्य में समाज का यथार्थ चित्रण मिलता है। बहुत 7वें-8वें दशक के कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी सी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की है। 1972-73 में प्रकाशित हुई इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद रही हैं। आलोचना का तो मानना है कि कविताओं में हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी तक ठीक से नहीं हुआ है। इतना व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते, आलोक धनवा जी ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 से आरंभ किया और उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। और जो पाठ्य पुस्तक के अंदर ये जो पतंग जो कविता है, आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बालक की इच्छाओं का, उसकी उमंगों का सुंदर वर्णन इस कविता के अंदर किया गया है। बाल क्रियाकलाप का वर्णन किया है कि बच्चा किस तरह से पतंग उड़ाता है, किस तरह से अपने शरीर को गिरने भी नहीं देता, छत के ऊपर झुक भी जाता है, फिर भी तालमेल बनाए रखता है। और सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। बच्चे की रंग बिरंगी पतंगों का वर्णन इन्होंने किया है। आसमान में उड़ती हुई पतंग, ऊंचाइयों की वे हदें बालमन जिन्हें छूना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है, उनका वर्णन इन्होंने किया है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी तरफ भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी के हर कोना खुद ब खुद उसके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों या अंधेरे के बाद शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस कविता का इन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया है। तो अब हम करते हैं कविता। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया सवेरा हुआ,
खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शायद शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली तेज साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो कवि कह रहे हैं कि उसके प्रकृति के निरंतर जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तन मन को भिगो देने वाली तेज बारिश समाप्त हो गई है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया कि भादो का जो महीना है वो चला गया है। जो सबसे तेज बारिश आती थी वो महीना चला गया है। अब सवेरा हुआ है, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा कि अंधकार समाप्त हो गया है। भादो मास का अंधकार भी समाप्त हो गया है और खरगोश की आंखों के समान जो लालिमा चमकती है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए। खरगोश की आंखों के समान जो सूर्य, शरद ऋतु के अंदर जो सूर्य लाल रंग का जो सूर्य निकलता है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि खरगोश की आंखों के समान लाल चमकता लालिमा से युक्त सवेरा हो गया है। शरद ऋतु आ गई है, अर्थात शरद ऋतु आ गई है। शरद एक नया उजाला लेकर आ गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर चमकीले इशारों से बुलाते हुए कि घंटी बजाते हुए अपनी नई साइकिल लेके कवि कह रहे हैं कि चमकदार साइकिल की तेज गति से चलाते हुए, कि अपनी नई चमकदार साइकिल की तेज गति से चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों का एक झुंड आ गया है। जोर जोर से चमकीले इशारों से, जोर जोर से अपने सभी साथियों को बुलाते हुए, घंटी का इशारा करते हुए अपनी पतंग लेकर आ गए हैं। तो कवि ने बच्चों के आने का, कि शरद ऋतु आ गई है और शरद ऋतु में बच्चे अपना पतंग उड़ाने के लिए सभी को अपनी साइकिलों पर तेज गति से आकर और सभी को इशारा कर करके बुलाकर बच्चों का जो झुंड है वो आ गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ ऊपर उड़ सके। कि कह रहे हैं कि पतंग जोर जोर से घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों का जो झुंड है, बच्चों का जो समूह है, वो अपने सभी साथियों को संकेत कर करके बुला रहा है। अर्थात कहने का भाव यह है कि शरद ऋतु आती है तो नन्हे बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे पतंग लेकर आ गए हैं और अपने साथियों को बुला रहे हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों का झुंड आ गया है इशारे करते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बना रहे हैं कि आकाश के अंदर भी वो जो मधुर मधुर ध्वनियाँ जो आ रही हैं, उसको इतना कोमल बना दिया है कि पतंग इस असीम आकाश में आसानी से आराम से ऊपर उठ सके और दुनिया की जो सबसे हल्की पतंग होती है और जो रंगीन होती है कि वो सबसे ऊपर उड़ सके। अर्थात कवि का कहने का आशय है कि शरद ऋतु के अंदर मौसम इतना साफ स्वस्थ हो गया है कि बिल्कुल कि भाई उसके अंदर पतंग आसानी से उड़ सके और आकाश को इतना मुलायम और कोमल, शरद ऋतु के अंदर आकाश इतना मुलायम और कोमल हो जाता है कि बच्चों की पतंग आसानी से उड़ सके। बच्चों की ये सबसे हल्की और रंगीन जो पतंग है ये आसानी से इस आकाश में उड़ सकें। बच्चों की मन की क्रियाओं का वर्णन इसके अंदर किया है कि भाई बच्चे अपने साइकिलों पर आते हैं, तेज घंटी बजाते हुए तेज तेज आते हैं और सभी को बुला रहे हैं और आकाश के अंदर अपनी पतंग को उड़ा रहे हैं कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़ सबसे ऊपर उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतंग के ऊपर जो बांस की पतली सी जो कमानी लगती है, बांस की जो एक सींग जैसी लगती है, कि वो आकाश के अंदर उड़ सके, कि शुरू हो सकें सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। कि
पतंग जब उड़ता है, एक साथ सबकी जो पतंग उड़ती हैं, पतली जो पतंग है और पतली सी जो कमानी है, वो इस आकाश के अंदर उड़ सके कि मौसम इतना मुलायम और सुनहरा हो गया है कि वो पतली सी पतंग और उसके ऊपर लगी कमानी आकाश में उड़ सके, और संसार की सबसे पतली जो कमानी है वो आसानी से उसके अंदर उड़ सके, और बच्चे उन पतंगों को देखकर सीटियाँ बजाएं, उनकी किलकारियाँ गूंजें, और तितलियों की इस इतनी नाजुक दुनिया की तितलियाँ भी उसके अंदर घूम रही हों। इन पतंगों को देखकर तितलियाँ भी घूमें। तो इसके अंदर वर्णन किया है कि बच्चे जो हैं, पतंग उड़ती है तो उस समय बच्चे कितने खुश होते हैं। वो सीटियाँ बजाते हैं, किलकारियाँ मारते हैं कि मेरी पतंग वो है, मेरी पतंग वो है, इस तरह से वो किलकारियाँ मारते हैं। तो बच्चों की कल्पनाओं का वर्णन किया है कि बच्चे किस तरह से पतंग उड़ाते समय कितने खुश होते हैं, कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कि जन्म से ही कपास की तरह बिल्कुल मुलायम होते हैं। बच्चे का वर्णन किया है कि बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल जन्म से ही नाजुक होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो ना घूम रहे हों, बल्कि पृथ्वी खुद उनके पास घूम घूम कर आ रही हो। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, कि जब वे बिल्कुल बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं उस समय उनको इतना ध्यान नहीं रहता कि वे नंगे पैर छतों पर दौड़ रहे हैं, कि उनको वो छत भी बिल्कुल नरम सी लगती हैं, छत भी उन्हें, नंगे पैरों भी उनको बिल्कुल कोमल सी लगती हैं। कि बच्चे के मन की चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो बहुत ही नाजुक होता है, बचपन से ही बहुत मुलायम होता है, कि कपास की तरह मुलायम होता है, और जब वे पतंग को उड़ाने के लिए इधर उधर घूमते हैं तो उन्हें छत भी बिल्कुल नरम लगती है, और ऐसा लगता है कि वो ना घूम रहे हों, बल्कि पृथ्वी ही उनके पास घूम घूम कर आ रही हो। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। वे बेसुध होकर, कहते हैं कि मकान की छतों पर अपने कोमल पांवों से बेसुध होकर दौड़ते हुए हैं, और पृथ्वी बेचैन होकर जैसे उनके पांवों के पास आ रही है, और अपनी किलकारियों के द्वारा वे दिशाओं को नगाड़े की तरह बजाते हुए लगते हैं। दिशाओं को मृदंग यानी नगाड़े की तरह बजाते हुए लगते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वृक्ष के ऊपर जब पींग डालकर बच्चे झूला झूलते हैं और उस समय वे उस झूले के ऊपर झूले को झूलते हुए उसको बढ़ाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उस रस्सी को वो इस तरह से बढ़ा रहे हों, पतंग की रस्सी को इस तरह से बढ़ा रहे हों। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, कि छतों के किनारे पर जब वे जाते हैं तो भी वो किनारा उनको गिरने से बचा लेता है, कि पतंग उड़ाते उड़ाते अगर उनका शरीर पतंग की तरफ हो जाता है तो भी उन्हें डर नहीं लगता, बल्कि वे गिरने से बच जाते हैं। सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत है। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज पतंगों के साथ साथ वे उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, कि जब पतंग को उड़ाते हुए वे छत के बिल्कुल किनारे पर भी चले जाते हैं और उस किनारे से भी बच जाते हैं, वहाँ से भी गिरने से बच जाते हैं, दौड़कर किनारों तक पहुँच जाते हैं। ये और कुछ नहीं है बल्कि उनके शरीर का, रोमांचित शरीर का संगीत है, कि ये उनके, बल्कि ये क्या है कि गिरने से जो बचा लेता है, कि उनके शरीर के अंदर इतना रोमांच भरा हुआ होता है कि वे गिरने नहीं पाते हैं, गिरते नहीं हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छत के
कि बच जाते हैं, तब तो वे निडर होकर सुनहले सूरज के सामने पृथ्वी भी तेज घूमती हुई आती है और उनके पैरों के पास, कि ऐसा लगता है कि उनको गिरने से भी बचा लेती हैं, कि उनके किनारे जब अगर वे छत के किनारों से बच जाते हैं तो वो और भी निडर हो जाते हैं। गिरने के बाद तो उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, फिर तो वे और निडर होकर अपने पतंग को उड़ाते हैं और पृथ्वी भी तेज घूमती हुई नजर आती है। उनको पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई नजर आने लगती है और उनके बेचैन पैरों के पास, कि वो जब पतंग उड़ाते हैं उस समय उनकी निडरता और साहस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उनके बेचैन पैरों के पास ऐसा लगता है कि पृथ्वी और भी तेजी से दौड़ती हुई उनके पास आ रही है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि उनकी जो पतंग की धड़कती हुई ऊंचाइयों को वो थाम लेते हैं, महज एक धागे के सहारे ही वो उसको थाम लेते हैं और पतंग के साथ साथ वे भी उड़ान कर रहे होते हैं। पतंग के साथ साथ उनका मन भी उड़ान भर रहा होता है, कि जिस प्रकार से पतंग उड़ता है उसी प्रकार से उनकी मन की कल्पना भी उड़ रही होती है। और अपने रंध्रों के सहारे, कि उनके जो छिद्र होते हैं उनके सहारे पर वे भी उस पतंग के साथ उड़ रहे होते हैं, कि बच्चे का मन भी उसी तरह से उड़ रहा होता है। और कभी वे गिरने से बच जाते हैं तो वे और भी निडर हो जाते हैं और उन्हें पृथ्वी और भी ऐसी लगती है कि पृथ्वी और भी तेजी से उनके पास घूम घूम कर आ रही होती है। तो बच्चे के बाल मन का वर्णन इसके अंदर किया है, कि बच्चे भाई पतंग उड़ाते समय कुछ भी नहीं देखते हैं, वो तेज तेज दौड़ते हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे पृथ्वी ही उनके पास दौड़ती हुई आ रही है और बेसुध होकर छत के ऊपर दौड़ते हैं, कि जैसे छत कोई मुलायम सा गद्दा क्यों न हो, उनको ऐसा लगता है। और उनके पतंग के साथ साथ उनका मन भी उड़ रहा होता है। उनके सब